अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मेरे फोकस इसके ऊपर होगा कि कैसे एसपीएसएस में डेटा एंट्री की जाती है और डेटा एंट्री के बाद कैसे डेटा क्लींजिंग होती है, रिवर्स स्कोरिंग होती है और जो कुछ कॉमन स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं जैसे कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पेड सैंपल टी टेस्ट और कोरिलेशन एनालिसिस, इनका क्या पर्पस होता है, ये कैसे करते हैं, इंटरप्रिटेशन इनकी कैसे की जाती है। तो एक क्विक ओवरव्यू होगा जिसमें मैं एक एग्जांपल को साथ लेके चलूँगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी फेस होती है ये एसपीएसएस के ऊपर एनालिसिस करते हुए। तो मैंने सोचा कि इसे सिनेरियो बेस्ड या एग्जांपल बेस्ड पर। तो स्टार्टिंग विद रिसर्च क्वेश्चंस, क्योंकि एक रिसर्च जब आप शुरू करते हैं तो आपके जहन में क्वेश्चन आता है, आप उस क्वेश्चन को रिफाइन करते हैं। आफ्टर लिटरेचर रिव्यू यू एंड अप विद द फाइनल रिसर्च क्वेश्चन जिसके ऊपर फर्दर आप डेटा कलेक्ट करके, क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करके आप उस डेटा की सेंस बनाना चाहते हैं कि आया ये मेरे रिसर्च क्वेश्चंस, ये जो डेटा है ये मेरे रिसर्च क्वेश्चन को सपोर्ट कर रहा है या मेरे हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है या सपोर्ट नहीं कर रहा है ये जो डेटा है। तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास चार रिसर्च क्वेश्चंस हैं कि आर देयर एनी जेंडर डिफरेंसेस ऑन एंजाइटी ड्यूरिंग टर्मिनल एग्जाम्स इन स्टूडेंट्स, यानी कि क्या मेल और फीमेल में एंजाइटी के ऊपर डिफरेंस होता है, खास तौर पे तब जबकि वो फाइनल एग्जाम दे रहे हों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। और कि क्या ये डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स के एंजाइटी लेवल पे जब वो एग्ज़ाम दे रहे हों और जब वो एग्ज़ाम फिनिश कर चुके हों, पहले और बाद में एंजाइटी के स्कोर्स पे क्या डिफरेंस होता है, क्या एसोसिएशन है। तीसरा रिसर्च क्वेश्चन है बिटवीन स्टूडेंट एंजाइटी और जो स्कोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर टर्मिनल एग्जाम के, जो ड्यूरिंग द टर्मिनल एग्जाम जो पार्टिसिपेंट्स ने स्टूडेंट स्कोर किया एंजाइटी के ऊपर, और आफ्टर द टर्मिनल एग्जाम्स क्या उनमें कोरिलेशन मौजूद है कि अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो अगर एंजाइटी की स्कोर्स बिफोर ड्यूरिंग द टर्मिनल एग्जाम्स अगर हाई हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि आफ्टर टर्मिनल एग्जाम्स वो हाई होंगे, इसी तरीके से जिनका लो है उनके स्कोर भी लो होंगे। और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि पार्टिसिपेंट्स के या स्टूडेंट के एंजाइटी स्कोर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हाई हैं तो आफ्टर द एग्जामिनेशन उनके स्कोर्स लो होंगे और वाइस वर्सा। तो ये तीसरा रिसर्च क्वेश्चन। और इसी तरीके से एज और एंजाइटी स्कोर्स जो कि ड्यूरिंग द टर्मिनल एग्जाम्स, ये क्या स्टूडेंट्स के दरमियान क्या इसमें कोई कोरिलेशन होता है कि अगर एज के स्कोर हाई होते हैं इन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉजिटिव एसोसिएशन, तो क्या एंजाइटी के स्कोर्स भी हाई होते हैं, या नेगेटिव कोरिलेशन है कि अगर एज कम है तो एंजाइटी के स्कोर्स ड्यूरिंग टर्मिनल एग्जाम जो है वो कम होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ रिसर्च क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से रिसर्च क्वेश्चन है। इन्हें रिसर्च क्वेश्चन कहना नहीं चाहिए क्योंकि इसके ऊपर हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड है, क्योंकि पर्पज इसका है कि एक आसान सी एग्जांपल बनाई जाए जिससे डेटा एनालिसिस स्टूडेंट्स समझ सके। तो सबसे पहले तो एक जानने की ये बात है कि ये रिसर्च क्वेश्चन हमें बता रहे हैं कि हमने मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर डेटा कलेक्ट करना है। फॉर इंस्टेंस हमने पार्टिसिपेंट्स का जेंडर रिकॉर्ड करना, उनसे पूछना है, एज पूछनी है, कोई एंजाइटी का टेस्ट इस्तेमाल करना है जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव या सेल्फ रिपोर्टिंग टेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं एंजाइटी के मॉनिटरिंग के लिए। और इसके साथ साथ हमने ड्यूरिंग द एग्ज़ाम उनके एंजाइटी के स्कोर्स यानी तमाम डेटा लेना है, और जब वो एग्ज़ाम फिनिश हो जाए तो उसके बाद यानी 2 टाइम्स के ऊपर डेटा कलेक्ट करना है। तो हमारे पास जब कुछ डेटा आएगा तो अ, उसकी अ, कुछ ऐसी जो है वो सिनेरियो बिल्ड को दिखाता हूँ। यानी कि इस किस्म का डेटा आएगा जिसमें आप हर पार्टिसिपेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने रिकॉर्ड किया होगा, आईडी दिया होगा, क्योंकि आपने केस रिपोर्ट फॉर्म्स यानी कि जो जिसके ऊपर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं पार्टिसिपेंट से ले रहे हैं उसको एनालाइज करना है। तो आप उनको उनका नाम को
डी आइडेंटिफाई करके रिमूव करके उनका पार्टिसिपेंट आईडी देंगे, उनका जेंडर, एज। और ये जो दो क्वेश्चन हैं ये एंजाइटी मेजर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन फीलिंग नर्वस एंशियस आर ऑन एज, कितने आप नर्वस हैं, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो रिलैक्स्ड या टेंशन फ्री है। तो ये ऑपोजिट क्वेश्चन है एंजाइटी के, जिस जिससे रेलिवेंट एक तरीक़ाकार है जो हम फॉलो करते हैं, जिसे कहते हैं रिवर्स स्कोरिंग। मैं उसके ऊपर आ गया हूँ। और फिर हमने दो टाइम्स के ऊपर डेटा कलेक्ट करना है, पहले ड्यूरिंग द एग्जाम्स, और ये जो डेटा है ये पार्टिसिपेंट्स ने ड्यूरिंग द एग्जाम दिया है। और इसी के साथ साथ एक दूसरा भी आपके पास जो डेटा होगा जो कि होगा आफ्टर द एग्जाम्स, ठीक है, वो भी मैं आपको शो करवा। तो ये फॉर इंस्टेंस आपका उसी बंदे का डेटा आफ्टर एग्जाम्स, जैसे पार्टिसिपेंट आईडी 001 है, मेल है, 19 एज है, क्योंकि आपने कुछ हफ्तों बाद ही वो डेटा लिया, एक दो हफ्तों बाद। और ये उसके स्कोर्स हैं एंजाइटी के ऊपर। तो आपके पास ये डेटा है। अब आते हैं कि आपके पास, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दी कि एक पार्टिसिपेंट का डेटा होगा, आपके पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के इस तरीके से फिल क्वेश्चनेयर्स होंगे, या जो केस रिपोर्ट फॉर्म्स होंगे जिनके ऊपर पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स करेंगे। नाउ अगला आपका काम ये है कि जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो आपने इसको एसपीएसएस में इनपुट करना है। आप उसका क्या प्रोसेस होता है वो आप कैसे फॉलो करते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं सबसे पहले आपको जो है एसपीएसएस के इंटरफेस से इंट्रोड्यूस करा। तो ये है जी एसपीएसएस का इंटर। नाउ ब्रीफली इंट्रोड्यूसिंग के एसपीएसएस क्या है। एसपीएसएस एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, यूजर फ्रेंडली, यानी कि इसको आसान अल्फाजों में कहें तो एक ये कैलकुलेटर है जो कि स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज रन करके आपको आउटपुट देता है। यानी कि आप इसके अंदर डेटा एंटर करते हैं और मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल टूल इसमें अवेलेबल हैं, आप उनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, और वो बजाय आप खुद फार्मूलाज रन करें, कैलकुलेशन करें, या आपके सामने कैलकुलेशन कैलकुलेट करके उसकी डिफरेंट इंडिकेटर स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट वैल्यूज आपके सामने दे देता है, और आपको उसको इंटरप्रेट करना होता है। तो इट इज जस्ट लाइक अ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेटर, लेकिन स्टार्ट से जैसे कि आप देख रहे हैं कि एसपीएसएस में दो किस्म के व्यूज हैं। अगर आप जो है वो लेफ्ट साइड पे देखें, कर्सर जहाँ पे है इस वक्त के लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल एंड पे, लास्ट पे, एक आपको दो किस्म के व्यूज नजर आ रहे हैं। एक वेरिएबल व्यू नजर आ रहा है, एक डेटा व्यू नजर आ रहा है। तो आप इन दोनों के दरमियान स्विच कर सकते हैं। वेरिएबल व्यू का क्या पर्पस होता है कि यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे पहले डेटा एंट्री करने से पहले आपने एसपीएसएस के सॉफ्टवेयर को ये चीज़ समझानी है, बतानी है कि आप लोग की जो जो आपकी रिसर्च में वेरिएबल्स हैं वो क्या है, उनका नाम क्या है, वो किस लेवल ऑफ मेजरमेंट पे मेजर किए गए हैं, वो किस टाइप के हैं, वो न्यूमेरिक डेटा है या वो स्ट्रिंग या अल्फ़ाबेट्स का डेटा है, और आपने उसे लेबल भी देना है, कोई उसकी डिस्क्रिप्शन भी देनी है। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन डेटा एंट्री से पहले, जाहिर बात है, आपने एसपीएसएस को समझाना है, ये बताना है कि मेरे वेरिएबल्स किस किस्म के हैं, ताकि वो आपके लिए आगे वो उन वेरिएबल्स के बेसिस के ऊपर एक डाटा शीट बना सके, जिसके अंदर आप वेरिएबल्स की बेसिस के ऊपर हर केस का डेटा एंटर कर सके। डेटा एंट्री के लिए तो ये तो वेरिएबल व्यू है जिसके ऊपर आप वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एसपीएसएस को बताते हैं कि ये वेरिएबल्स मेरे रिसर्च के अंदर। तो दूसरा जो है वो डेटा व्यू है, जिसके अंदर जब आप वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं, बता दें एसपीएसएस को कि ये वेरिएबल्स हैं, तो आप डेटा एंट्री करते हैं, हर केस के लिए डेटा एंट्री करते हैं। हम इसके ऊपर आगे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो एक एक कॉलम है ये एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, और एक रो जो है जैसे 1 2 3 नजर आ रहे हैं, ये एक एक केस को रिप्रेजेंट करती है। हम वापस जाते हैं वेरिएबल व्यू पे और ये देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई बता सकते हैं कि हमारे इस रिसर्च में कौन कौन से वेरिएबल्स
मौजूद हैं स्पेसेस को। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वेरिएबल, इफ यू गो बैक टू द केस रिपोर्ट फॉर्म, यानी कि जिसमें जिन फॉर्म्स में आपने डेटा कलेक्ट किया, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं। पार्टिसिपेंट आईडी है, जेंडर है, एज है, टाइमिंग है, ठीक है, यानी कि दो डिफरेंट टाइम्स पे डाटा कलेक्ट किया है, और साथ ही साथ एंजाइटी के दो आइटम्स, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं, हमें ये पता लग गया है कि हमारे पास, हमें इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास वेरिएबल, तो पहला वेरिएबल है पार्टिसिपेंट आईडी। तो जहाँ पे ये जो नेम लिखा होता है, जब आप वेरिएबल व्यू में है और ये जो नेम आपके सामने, तो आपने पहले वेरिएबल का कोई निक नेम देना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसका फुल डिस्क्रिप्शन दें, और आपने कुछ चीज़ों से परहेज करना है। आपने फॉर एग्जांपल निक नेम देते हुए स्पेस नहीं देनी और डैश नहीं डालनी है, बल्कि आपने नाम देते हुए बहुत छोटा सा सिंपल नाम इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें अंडरस्कोर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है कहीं स्पेस देने के लिए, जो कि बहुत हैंडी टूल है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर PART स्टैंड्स फॉर पार्टिसिपेंट्स आईडी लिखूंगा, आईडी और बीच में स्पेस दूंगा, तो SPSS आगे से मुझे मैसेज देगा वेरिएबल नेम कंटेन एन इलीगल कैरेक्टर। इसका मतलब है मैंने पार्ट और आईडी के दरमियान स्पेस छोड़ी है, तो इसको अलाउ नहीं करता। इसी तरीके से अगर हम दूसरी एग्जांपल में PART डैश आईडी और फिर आगे चलें, इसमें भी हमें सेम मैसेज आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने वो करेक्टर्स इनपुट करने हैं जिसको SPSS एक्सेप्ट करता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप पार्टिसिपेंट सिंपल आईडी लिखते हैं और स्पेस ना दें, आगे जाया जा सकता है, या फिर अगर आप इसको पार्टिसिपेंट और स्पेस देने के लिए, ताकि सेंस बन जाए, अंडरस्कोर आईडी कर देंगे, तो एक अंडरस्कोर एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत हैंडी और यूज़ कर सकते हैं आप इसमें, जो है वो नाम देने के लिए वेरिएबल्स का। आगे जाते हैं, टाइप ऑफ वेरिएबल क्या है। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि टाइप की ऑप्शन दी हुई है। इसमें आपने बताना है कि आपके वेरिएबल की नोयत क्या है, इसकी टाइप क्या है। तो ये जहाँ पे आपको थ्री डॉट्स नज़र आ रही हैं, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास मुख्तलिफ टाइप ऑफ वेरिएबल्स नज़र आ रही हैं। इसमें से दो सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाले हैं, मैं बाकी की डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज इट इज़ अ क्विक ओवरव्यू। एक होता है न्यूमेरिक वेरिएबल जो कि नंबर्स की फॉर्म में होता है, और दूसरा होता है स्ट्रिंग वेरिएबल जो कि अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होता है। तो क्योंकि पार्टिसिपेंट आईडी हम ज़्यादातर, अगर एक साइट हो रिसर्च की डाटा कलेक्शन के लिए, मल्टीपल साइट्स ना हो, क्योंकि स्टूडेंट के लेवल पे आप सिर्फ एक साइट से आपकी जो रिसर्च यूनिट होती है वो सिर्फ एक होती है, तो डिफरेंट साइट्स नहीं होती डाटा कलेक्शन की। तो आप अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि 001 002 पार्टिसिपेंट आईडी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिक वेरिएबल चूज़ कर लें इस वेरिएबल के लिए, क्योंकि ये न्यूमेरिक्स की फॉर्म में है, तो ये सूटेबल होगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है विड्थ की। विड्थ इंपॉर्टेंट तब होता है जब आपके पास डेटा स्ट्रिंग्स की फॉर्म में हो, यानी कि डेटा अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो। यहाँ पे अगर आपका डेटा अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होता, तो 8 की विड्थ से मुराद ये है कि आप 8 अल्फ़ाबेट्स एंटर कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू न्यूमेरिक डेटा। अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल चूज़ किया होता, फॉर इंस्टेंस अगर देखें न्यूमेरिक की जगह मैं स्ट्रिंग इस्तेमाल करता हूँ, ओके करता हूँ, 8, यहाँ अगर मैं 2 की वेट छोड़ता हूँ, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे 2 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट आईडी में जो है वो कैरेक्टर्स एंटर नहीं कर सकता। मैं लिखता हूँ BIL, और ये मैं L एंटर कर रहा हूँ, लेकिन ये एंटर नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जो विड्थ है स्ट्रिंग डेटा के लिए, अल्फ़ाबेटिक डेटा के लिए, वो सिर्फ दो करेक्टर्स के लिए, दो अल्फ़ाबेट्स के लिए चूज़ की। सो कमिंग बैक टू द वेरिएबल भी, क्योंकि ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया था, असल में ये न्यूमेरिक वेरिएबल है। विड्थ को आप बेशक डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ दें, इसको इसको तब तक छेड़ने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप अल्फ़ाबेटिक डाटा करें। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है अगली जो चीज़ है, जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है डेसिमल्स का। डेसिमल से मुराद ये है कि आप जब डेटा एंटर करेंगे, तो हाउ यू आर एंटिसिपेटिंग कि
कि डेटा एंट्री के वक्त क्या आपका न्यूमेरिक डेटा डेसिमल फॉर्म्स में होगा। अगर डेसिमल फॉर्म्स में होगा तो आप उसे बता दें कि मैं कितने डेसिमल तक जाऊंगा, क्योंकि पार्टिसिपेंट आईडी या तो 001 होगी, 002 होगी, 003 होगी, 45 डेसिमल की फॉर्म में नहीं होगा। तो मैंने यहाँ डेसिमल स्पेस जो है वो जीरो रखी है, क्योंकि डेसिमल की इधर जरूरत है। लेबल का मतलब ये होता है, जो लेबल का कॉलम है इसका मतलब ये होता है कि पार्टिसिपेंट आईडी मैंने सिर्फ एक निक नेम दिया, छोटा सा नाम दिया, अब मैं लेबल कर दूं ताकि अगर कोई नया बंदा डाटा शीट पढ़ रहा है तो उसे समझ लग जाए कि पार्ट अंडरस्कोर आईडी से क्या मुराद है। तो मैं यहाँ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। वैल्यूज के ऑप्शन के ऊपर मैं नेक्स्ट वेरिएबल पे ऐड करने आऊंगा जब जेंडर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वेरिएबल जेंडर है, तो अभी इसे स्किप करते हैं। इसी तरीके से मिसिंग वैल्यूज होती हैं। मिसिंग वैल्यूज ये होती हैं कि जब आप लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत मरतबा ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं करना चाहते, कोई चीज़ गलती से रह जाती है। जब आप प्रैक्टिकल रिसर्च में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल मिस हो जाती हैं। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना ये कहूंगा कि अगर आप इस मिसिंग वैल्यू को नन पे छोड़ दें, डिफॉल्ट के ऊपर छोड़ दें, और जब आप डेटा एंटर करें तो अगर किसी वेरिएबल के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है, किसी केस के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है, और आप उसके अंदर कोई चीज़ एंटर ना करें, इवन कि जीरो भी एंटर ना करें, बल्कि उसे खाली छोड़ दें, तो सिस्टम जो है वो एसपीएसएस का खुद ब खुद उससे मिसिंग वैल्यू डिटेक्ट कर लेता है। इसी तरीके से कॉलम, जो अगला कॉलम है जो कि कॉलम्स के ही नाम से है, ये अ, इस ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब डेटा एंटर कर रहे हैं तो आपको कितने करेक्टर्स नज़र आए। तो अगर यहाँ पे आप 8 कैरेक्टर्स छोड़ेंगे, ये दोनों न्यूमेरिक और स्ट्रिंग्स डेटा दोनों के लिए, अगर आप इसके ऊपर 8 कैरेक्टर्स छोड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको 8 कैरेक्टर्स नजर आएंगे। लेकिन अगर आप 1 छोड़ेंगे, अगर मैं इसके 1 छोड़ता हूँ कॉलम पे, तो आप ये देख रहे हैं कि ये कितना स्क्वीज हो गई है पार्टिसिपेंट आईडी का जो वेरिएबल है। और आप सिर्फ अगर इधर 1 एंटर करेंगे, 1 1 1, आपने 4 बारी 1 एंटर की है, तो लेकिन आपको सिर्फ एक करेक्टर नजर आ रहा है, और वो है कॉन्टिन्यूटी, 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा जो करेक्टर एंटर हो गए हैं, तो आपने वहाँ एक की ऑप्शन दी है, एक से ज़्यादा को यहाँ पर जो नहीं दिखा सकता, आपको ऑप्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो लेकिन अगर मैं सिर्फ, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक करेक्टर की, अगर मैं इसे एक पे 1 लिखता हूँ, सिर्फ इधर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 1 शो हो रहा है, क्योंकि मैंने उधर सेलेक्ट ही 1 करेक्टर की है कि मुझे इतने करेक्टर डिस्प्ले होने चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि हमने ज़्यादा करेक्टर रहने होते हैं, तो इसको भी अगर आप डिफ़ॉल्ट 8 के ऊपर छोड़ दें, 8 से ऊपर तो नहीं जाना होता है न्यूमेरिक करेक्टर्स में पास हो, तो इट विल बी राइट। तो ये या अलाइन का मतलब होता है कि जो डेटा व्यू में आपका जो डेटा जब एंटर कर रहे हैं, जैसे वर्ड में होता है लेफ्ट पोजीशन में रहे, राइट में आए या सेंटर में आए, तो आप अगर इसे राइट के ऊपर आप अगर इसकी अलाइनमेंट जो है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे लेफ्ट पे रखता हूँ, तो मैं इसे एंटर करूंगा तो ये लेफ्ट पे शो हो रहा है। मैं अगर इसको राइट पे जाऊंगा तो ये राइट पे शो हो रहा है, और अगर मैं इसे सेंटर पे करूंगा तो ये डेटा सेंटर पे शो होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा बेहतर ये है कि डेटा आप सेंटर में अगर रखें या इसे लेफ्ट अलाइन रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप इसको भी डिफ़ॉल्ट पे लेफ्ट पे छोड़ दें, अगर ये लेफ्ट अलाइन में, तो इससे या सेंटर अलाइन में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पार्टिसिपेंट आईडी जो है, अगली चीज़ आती है लेवल ऑफ मेजरमेंट्स के, क्योंकि मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेवल ऑफ मेजरमेंट्स ये होते हैं कि एक जो वेरिएबल है वो किस लेवल ऑफ मेजरमेंट के ऊपर जो है वो फॉल कर रहा है। मुख्तलिफ लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं। डेटा आपका नॉमिनल भी हो सकता है, यानी सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज या नेम्स की फॉर्म में हो सकता है, ऑर्डिनल भी हो सकता है, उसमें रैंकिंग डाटा आ जाता है, और इंटरवल डेटा भी हो सकता है या रेशियो डेटा भी हो सकता है, जिसमें स्केल्स की यूनिट्स के दरमियान इक्वल इंटरवल्स होते हैं। आमतौर पे हम साइकोलॉजी में जो स्केल्स या क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं वो लेवल ऑफ वो इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट पे कॉल करते हैं। यहाँ पे इंटरवल या रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट के लिए स्केल यूज होता है, रैंकिंग डाटा के लिए ऑर्डिनल यूज होता है, और कैटेगरीज या नेम्स के लिए, या ऐसा डेटा के जिसके अंदर आप किसी को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं विदाउट एनी मीनिंगफुल ऑर्डर और मैग्नीट्यूड,
तो इसका मतलब है कि वो नॉमिनल डेटा होता है। यहाँ पे दो हम न्यूमेरिक डेटा इस्तेमाल करें, लेकिन पर्पस हमारा सिर्फ और सिर्फ लोगों की आइडेंटिफिकेशन करना, लोगों को डिफरेंट आईडीज में कैटेगराइज करना। ऑल दो कैटेगरीज इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं। आप जितने आपके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, तो लॉजिकली स्पीकिंग, कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग, इसका मतलब है कि ये नॉमिनल वेरिएबल है, क्योंकि पार्टिसिपेंट आईडी में कोई मीनिंगफुल ऑर्डर नहीं है। अगर आपने किसी को एक 001 दिया और किसी को 005 दिया, तो 001 और 005 में कोई डिफरेंस नहीं है, बट it actually represents only the categories, the I mean the just the identification of the participant. So आप इसे nominal level of measurement पे रखते हैं। इसी तरीके से अगर आप अगले वेरिएबल के ऊपर जाएं, तो अगला वेरिएबल हमारा जेंडर है। तो आप इसे सिंपल नाम दे दें, क्योंकि जेंडर एक खुद ही छोटी सी टर्म है, इसका निकनेम देने की जरूरत नहीं है, आप इसे जेंडर देते हैं। और क्योंकि जेंडर को आगे जाके हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल इसलिए हो, क्योंकि आगे जाके आप मेल को रिप्रेजेंट करते हैं किसी न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 0 या 1 से, और फीमेल को भी आप किसी दूसरी न्यूमेरिक वैल्यू से करते हैं, जैसे कि 2 या 3 से। डिपेंड आप कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू रखना चाहते हैं। तो जब आप मेल या फीमेल को कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर, ताकि सिस्टम डिफ्रेंशिएट कर सके कि मेल और फीमेल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और उन दोनों कैटेगरीज को आप एक सर्टेन न्यूमेरिक वैल्यू दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये डेटा आपका न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग नहीं है हरगिज। इसी तरीके से विड्थ जो है, क्योंकि ये न्यूमेरिक डाटा है, तो विड्थ इधर मीनिंगफुल नहीं है। आगे जो है डेसिमल प्लेसेस इसमें इस्तेमाल नहीं होती, या आप 0 एंटर करेंगे, 0 स्टैंड फॉर इंस्टेंस मेल, या 1 एंटर करेंगे अगर 1 स्टैंड फॉर फीमेल। तो आपके पास डेसिमल में इसमें डेटा नहीं आएगा, तो डेसिमल प्लेस को आप 0 में कर सकते हैं। यहाँ पे आप दे सकते हैं जेंडर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, स्टडी पार्टिसिपेंट्स। अब आते हैं वैल्यू के ऊपर। जैसे मैंने कि आपको बात की है कि जब जेंडर आप एंटर कर रहे हैं, तो आपने मेल को किसी न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना और फीमेल को भी किसी न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है। लिहाजा अगर ये वैल्यूज का जो ऑप्शन है, कॉलम है, ये इसीलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आपका वेरिएबल ऐसा है कि इसके अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनको आपने किसी न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करनी है उन कैटेगरीज को, तो आप ये वैल्यू को ऑप्शन चूज करते हैं बाय सेलेक्टिंग द 3 डॉट्स हाईलाइटेड इन ब्लू। आपने इन 3 डॉट्स के ऊपर सेलेक्ट किया, आपने ऐड का बटन जो ग्रीन में है, अगर आपके पास SPSS 28 वर्जन है, वरना इसके अंदर और भी ऑप्शन होती हैं, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपने ऐड का बटन चूज किया, तो लेबल क्या है, फॉर एग्जांपल आपका पहला लेबल है मेल, क्योंकि आपकी पहली कैटेगरी मेल है, उसको आपने 0 की वैल्यू कर दी। तो सिस्टम को ये आपने बता दिया कि मेल इज एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट जिसके लिए आपने इस जेंडर के वेरिएबल पे 0 सेलेक्ट किया, दैट पार्टिसिपेंट इज अ मेल पार्टिसिपेंट। और इसी तरीके से दूसरा जो है वो लेबल फीमेल अगर होगा, तो आप उसको 1 दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जहां भी आप 1 एंटर करेंगे जेंडर के वेरिएबल के ऊपर, तो सिस्टम ये उसे फीमेल आइडेंटिफाई करेगा, और आप इसे ओके कर देते हैं। मैंने बताया मिसिंग को, कॉलम्स को, और इसको आप अगर लेफ्ट असाइन करना चाहें अपनी उसके लिए, सेंटर असाइन करना चाहें। अब आते हैं अगेन, मेल और फीमेल को हमने दो 0 और 1 वैल्यू दी। 1 ऑल दो ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन ये 0 और 1 अगेन सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए दी है। मेल फीमेल को 1 रखने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि फीमेल जो है वो मेल पे किसी एतबार से इस डाटा के मुताबिक या इस वेरिएबल के मुताबिक वो ज़्यादा बेहतर हैं किसी चीज़ के ऊपर, या उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बल्कि 0 और 1 सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। लिहाजा it will be a nominal variable, is usually called as dichotomous or binary nominal variable। ठीक है। आप अगला जो वेरिएबल है वो एज है। आपने एज का नाम दिया। एज ऑब्वियसली न्यूमेरिक में एंटर होती है, विथ और डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आप 17.5 ईयर्स के हों, कुछ 17 ईयर्स के हों, कुछ 18 ईयर्स के हों, तो इसका मतलब है डेसिमल की हमारे ज़रूरत रहेगी, तो आप डेसिमल की 2 प्लेसेस छोड़ने देते हैं, और यहाँ पे एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स लिखते हैं।
अब वैल्यूज पे आएंगे। ये डिपेंड करता है कि एज आपने कैसे डेटा में कलेक्ट की, क्योंकि एज यहाँ पे मैंने पार्टिसिपेंट से उनकी एज पूछी है, जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया था कि आप अपनी एज एंटर कर दें। तो यहाँ पे वैल्यूज देने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यूज आप तब देते कि जब आपने एज को कैटेगराइज किया होता। फॉर एग्जांपल 5 to 10 stands for फॉर एग्जांपल 18 to 24 stands for early adulthood. 25 to 30 stands for adulthood. 30 and above stands for later adulthood. मुझे नहीं पता ये कैटेगरी सेंस बना रही है कि नहीं बना रही, लेकिन जस्ट टू कन्वे माय पॉइंट कि आप कैटेगरीज में डाटा तब एंटर करेंगे जब आपने एज की डिफरेंट कैटेगरीज या इंटरवल्स बनाए। यहाँ पे आपने कोई कैटेगरीज एज की नहीं बनाई, एज आपने डायरेक्टली एंटर करनी, तो इसीलिए हमें किसी की वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। मिसिंग जो है उसको आप डिफॉल्ट पे रहने दें, बाकी सब चीज़ों को डिफॉल्ट पे रहने दें। अब आ जाए कि एज किस लेवल ऑफ, क्योंकि एज जो ईयर्स में ख़ास तौर पे खुद एक इंटरवल डाटा कंसिडर होता है। क्यों कंसिडर होता है? क्योंकि एक ईयर से लेके 2 ईयर में और 2 ईयर से लेके 3 ईयर में अगर आप डिफरेंस देखें तो 1 ईयर का डिफरेंस है। इसका मतलब है स्केल्स की 2 यूनिट्स के दरमियान इक्वल इंटरवल्स पाए जाते हैं। 1 से 2 तक 1 ईयर का डिफरेंस है, और 2 से 3 तक भी 1 ईयर का डिफरेंस है, 3 से 4 तक भी 1 ईयर का डिफरेंस है, तो इक्वल इंटरवल्स पाए जाते हैं इसमें। तो ये स्केल लेवल ऑफ मेजरमेंट के ऊपर फॉल करता है। यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट्स टू सिलेक्ट द ऑप्शन की जो आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट में फॉल कर रहा है। अगला जो हमारे पास डेटा है, जो हमारा रिसर्च जो पर्पस है, जो अगला वेरिएबल है वो है फर्स्ट आइटम। याद रखिए आप, क्योंकि एसपीएस इज देयर टू असिस्ट यू इन ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन, तो कोई भी कैलकुलेशन आपको हाथ से करने की, हैंड से बाय हैंड करने की जरूरत नहीं होती। तो आप डायरेक्टली आइटम्स, हर एक आइटम को एक वेरिएबल कंसिडर करते हैं और उसको एंटर करते हैं, और आखिर में हर एसपीएस को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शन के आप इन तमाम आइटम्स को का स्कोर जो है वो कंप्यूट करनी। इसीलिए आप हर आइटम का स्कोर ऐड करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में 2 आइटम हो सकते हैं, आप जो रिसर्च कर रहे हैं उस क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा आइटम, तो किसके ऊपर आइटम, किस कंस्ट्रक्ट के ऊपर थे? एंजाइटी के ऊपर। तो आप और क्वेश्चन का नाम क्या था? ऑल्दो मैंने उस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, वो GAD-7 है, उसके एक आइटम को मैंने मॉडिफाई किया फॉर अ पर्पस। तो GAD-7 या जनरलाइज एंजाइटी जो जो क्वेश्चन है, इसको इसके टू टू क्वेश्चंस या आइटम्स बेस्ड क्वेश्चन को मैंने इस्तेमाल किया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं GAD_1। इट स्टैंड्स फॉर ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के जो क्वेश्चन मेजर कर रहा है उसका आइटम नंबर 1। ऑब्वियसली आपने देखा था रिस्पॉन्सेज न्यूमेरिक थे, लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस दी थी। मैं उसके ऊपर आगे जाता हूँ। तो कि आप फॉर एग्जांपल 1 सेलेक्ट करें, 2 सेलेक्ट करें, और हर 1 या 2 को आगे से लेबल किया हुआ था। यहाँ पर भी इनफैक्ट डेसिमल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेसिमल प्लेसेस आ भी रही हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप वो क्वेश्चन जो कि स्केल या इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद है उस क्वेश्चन को पूरा एंटर करते हैं। तो अगर हम वापस इस पे जाते हैं तो जो पहला क्वेश्चन था, फीलिंग नर्वस एंग्शियस ऑन द एज, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज देखी, आपने देखा है, अगर वापस हम जाएं स्केल के ऊपर कि over the last 2 weeks how often you have been bothered by the feeling of problem, where not at all, several days, more than half days, or nearly every year। तो ये जो 0, 1, 2, 3 वैल्यूज हैं, ये बेसिकली हर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नॉट एट ऑल इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, several days is represented by 1,
more than a half day is represented by 2, and nearly every day is actually represented by 3. मीन्स के ईच कैटेगरी जब ऐड ऑन होती जाती है तो इंटेंसिटी एंजाइटी की या नर्वसनेस की बढ़ती जाती है। तो अब आप यही कैटेगरी जो स्केल की है ये इनकी वैल्यूज देंगे जाके और लेबल करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता हूँ, 3 डॉट सेलेक्ट करता हूँ, ऐड को ऑप्शन, लेबल क्या था, नॉट एट ऑल, ऑप्शन क्या है 0। दूसरी वापस ऑप्शन देखते हैं जाके, तो सेवरल डेज लिखा है इधर, ऑप्शन क्या है 1। फिर आप आगे चेक करते हैं मोर देन हाफ द डेज, अगला लेबल है मोर देन हाफ द डेज, और इसकी ऑप्शन क्या है 2 है, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नियरली ऑल डे, और इसकी ऑप्शन है 3। तो ये आपने बता दिया कि जो पार्टिसिपेंट्स ने डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट की हैं उनकी रिस्पेक्टिव न्यूमेरिक वैल्यूज ये हैं, क्योंकि आपने डेटा न्यूमेरिक्स में एनालाइज करना होता है, एसपी स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली इसमें, तो इसीलिए आपको ज़रूरी होता है कि आप हर कैटेगरी को कोई ना कोई, हर स्केल जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करता है, और आपने यहाँ एसपीएसएस के अंदर ये चीज़, ये इनपुट दे दी। इसको ओके करेंगे, और फिर जो है ये जो लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है, ऑल्दो इसमें कन्फ्लिक्ट है, कुछ ये कहते हैं, कुछ मेथोडोलॉजिस्ट्स के ये मेथड ऑर्डिनल डेटा होता है, लेकिन एक वाइडर कंसेंसस है अक्रॉस द साइकोलॉजी कम्युनिटी कि ये इंटरवल डेटा कंसिडर होता है, क्योंकि जो नॉट एट ऑल या जो सेवरल डेज और जो अगले हैं, इसमें एक एक यूनिट का डिफरेंस है, एक एक पॉइंट का डिफरेंस। तो आप इसको स्केल की कैटेगराइज करनी है ऑन द लेवल ऑफ। दूसरा आइटम था GAD 2, अगेन GAD_2, न्यूमेरिक है, बाकी चीज़ें आपने डिफॉल्ट में रहनी देनी है। आपने क्वेश्चन लेना है रिलैक्स्ड और टेंशन फ्री, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने डेलिबरेटली चेंज किया है GAD में, हालांकि GAD में ये क्वेश्चन, GAD 7 में ये क्वेश्चन, तो आपने पहले से, इसकी भी वही ऑप्शंस हैं जो पहले वाले क्वेश्चन की है, तो आप सिंपल इधर से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। लेकिन उस सूरत में जब आपके पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन की जो रिस्पांस कैटेगरीज हैं वो सेम, अगर आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए रिस्पांस कैटेगरीज डिफरेंट हो सकती हैं, तो आप फिर उसको दोबारा से एंटर करेंगे, काफ़ी चीज़ें डिफॉल्ट में रहने देंगे इसकी। तो ये आपकी डाटा फाइल एंट्री के लिए तैयार हो चुकी हुई है, और इसके अंदर आपके जो वेरिएबल्स हैं वो ऐड हो चुकी है। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी कि आपने पार्टिसिपेंट से मुख्तलिफ टाइम के ऊपर डाटा कलेक्ट, ठीक है, वो चीज़ कैसे होगी, इस पर स्टूडेंट जो है वो थोड़ा परेशान रहते हैं, वो इसीलिए मैंने आखिर पे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वेरिएबल को आइडेंटिफाई करें कि वो किस टाइम के ऊपर था। 2 टाइम्स हमारे पास, टाइम 1 ड्यूरिंग द एग्जाम, टाइम 2 आफ्टर द एग्जाम। तो अगर आप इसे GAD 1 पे वापस जाएं जो आपने एंटर किया और इसे T1 कर दें, और इसे अंडरस्कोर जाएं और T2 कर दें, तो आपको ये पता होगा कि ये जो दोनों आइटम्स हैं ये किसके लिए, किन के स्कोर्स रिप्रेजेंट करेंगे। ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का जो ड्यूरिंग द एग्जाम जो स्कोर आया है पार्टिसिपेंट्स का, अ, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आप दोबारा से डेमोग्राफिक डिटेल्स नहीं लेते क्योंकि वो चेंज नहीं है। इधर आप लेबल में भी एंटर कर सकते हैं जाके ब्रैकेट के अंदर, ड्यूरिंग द एग्जाम्स, यहाँ भी कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो
अब फिर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने दो वेरिएबल्स या दो क्वेश्चंस डाटा फाइल को उसके भी बताने हैं जिसमें आफ्टर द एग्जाम जो जो GAT 7 के आइटम्स के ऊपर जो डाटा लिया है उसके इनपुट करने के लिए भी आते हैं। तो आप सिंपल ये कर सकते हैं GAD_1_T2 और GAD_1_T। मैंने थोड़ी सी एक मिस्टेक की है कि यहाँ पे जो GAD 2 वाला है इसे GAD_2_1, GAD_2_T, ये दोनों आइटम्स टाइम 2 के ऊपर ड्यूरिंग द एग्जाम डाटा एंटर करने के लिए होंगे, और ये दो आइटम जो आफ्टर द एग्जाम टाइम 2 के ऊपर एंटर करने के। आप पूरा जो इधर से वापस ऐड करके कॉपी करके इसे पेस्ट कर सकते हैं और ब्रैकेट लिख सकते हैं आफ्टर द एग्जाम्स, और इसी तरीके से इसको भी कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। सॉरी, ये भी मैंने कभी एक इसमें भी आफ्टर द एग्जाम्स। बाकी क्योंकि इन दोनों लेवल ऑफ मेजरमेंट सेम रहेगा तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये दोनों स्केल लेवल ऑफ, ये अब डाटा फाइल हमारे पास जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन थे उसके मुताबिक डाटा फाइल रेडी हो चुकी हुई है। अब हम जाते हैं डेटा व्यू के ऊपर और देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स अब आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जैसे कि ये पार्टिसिपेंट आईडी के लिए है, ये जेंडर के लिए वेरिएबल के लिए, ये एज के लिए है, ये एंजाइटी के ऊपर जो टाइम 1 के ऊपर यानी ड्यूरिंग द एग्जाम उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जो रिस्पॉन्स दिया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, ये ड्यूरिंग द एग्जाम एंजाइटी के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है, ये टाइम 2 यानी कि आफ्टर द एग्जाम जो है वो एंजाइटी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके लिए, और ये आफ्टर द एग्जाम एंजाइटी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके लिए। तो अब हम वापस जाएंगे और स्कोर्स देखेंगे कि, क्योंकि अब हम डाटा एंट्री की स्टेज पे आ गए। अब हम हार्ड कॉपी पे जो डाटा कलेक्ट किया या किसी और सूरत में जो डाटा कलेक्ट किया हुआ है वहां पे जाएंगे और हम देखेंगे कि कौन सा स्कोर जो है वो एक एक वेरिएबल पे क्या क्या चीज एंटर करें। तो फिर मैं इसको वापस स्क्रीन शेयर करूं और हम ये देखें कि पार्टिसिपेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर 001 है, पार्टिसिपेंट मेल है, एज 19 है, और ये जो डेटा है ये ड्यूरिंग द एग्जाम है, टाइम 1 के ऊपर है। आप SPSS पे जाएंगे तो पार्टिसिपेंट आईडी 001 है, इसका जेंडर मेल है, मेल के लिए हमने 0 वैल्यू रखी थी, एज इसकी 19 है, GAD 1T1 यानी कि जनरलाइज एंजाइटी के जो पहला क्वेश्चन है किस टाइम के ऊपर ड्यूरिंग द एग्जाम, वो 3 है। दूसरा जो अ, अ, यानी कि ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम 1 के ऊपर जो दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जो रिस्पॉन्स है वो 0 है। और इसी तरीके से जो मुझे याद है जो दूसरे रिस्पॉन्सेस, अगर वो भी मैं आपको दिखा दूं, ये वो क्वेश्चनर है जो आफ्टर द एग्जाम पार्टिसिपेंट ने फिल किया।
हमें एज और पार्टिसिपेंट आईडी दोबारा से एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चेंज नहीं होगी। फीलिंग नर्वस एंड कॉन्शियसनेस में, यानी टाइम 2 के ऊपर जो पहला रिस्पॉन्स है वो ज़ीरो है, और टाइम 2 के ऊपर जो दूसरा रिस्पॉन्स है वो 2 है। इस तरीके से यहाँ से सेंस बनती है कि ये जो केस है, ये जो रो है, ये एक केस के डाटा को अक्रॉस द डिफरेंट वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेंट 2 का डेटा एंटर करते जाएंगे, पार्टिसिपेंट 3 का जो आपने आईडी दी है डेटा एंटर कर जाएंगे, अनटिल आप तमाम डेटा एंट्री कंप्लीट कर। तो ये जो है डेटा एंट्री के ऊपर डेमो है, जो कि आप डेटा एंट्री कैसे, आप वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं और डेटा एंट्री करते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं और हम इसके ऊपर जाते हैं कि हम रिवर्स स्कोरिंग कैसे करते हैं, इसका क्या पर्पस होता है, हम वेरिएबल कंप्यूट कौन से करते हैं, और जो कॉमन स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं जैसे कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पेड सैंपल टी टेस्ट, वो रिलेशन इसको कैसे रन करते हैं, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होती है। थैंक यू वेरी मच।